Zero to Professional English course, a creation of Habib Riaz. Lesson 51, Urdu to English Practice, Part 5, The Cruel Man. For a better experience of the course, you should buy our book, Golden English, Intermediate Level 2, 0 to Professional English Guide, a golden gift for English learners. What is inside the book? This book is very beneficial for intermediate level students. It contains part of speech, auxiliary verbs or modals, some additional structure of English sentences, 20 stories for Urdu to English practice, direct and indirect, 20 lessons for English text reading and understanding, 35 lessons for English speaking practice, and many more things. I am sure that my book, Golden English, would be a perfect need for English learners, as this will serve as a complete guide to improve their English skills, starting from zero knowledge to advanced levels. Especially translation, English text understanding, and speaking skills, whether starting from zero knowledge to advanced levels. Error is human nature, so if you notice any mistakes in the book, please do not hesitate to inform me. I would be grateful for this act of kindness. If you like, you may share this course with your friends and relatives. To stay updated about our courses and opportunities, please follow us on the links given below in the description. Let's begin with the lesson. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे। आज हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 5 यानी कहानी नंबर 5, और आज के इस सबक में हम बात करेंगे एक जालिम आदमी के बारे में या एक जालिम ताजिर के बारे में, और उसको हम अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? अंग्रेज़ी में हम कहते हैं द क्रूएल मैन। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की ये कहानी। और आज की कहानी शुरू होती है कि एक आदमी के पास एक गधा था। ओके, तो ये बहुत आसान सा जुमला है, इसको हम सिंपली कहेंगे अ मैन हैड अ डंकी। ओके, और यहाँ पर हम इसको डंकी डंकी बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा ओ की हम आवाज़ निकालेंगे और डोंकी कहेंगे, डोंकी डोंकी। ओके, तो अ मैन आपका सब्जेक्ट है, हेड आपका हेल्पिंग वर्ब, डोंकी ये आपका रिलेटेड टू यानी प्रेडिकेट में आ जाएगा, नाउन। ओके, तो हम कहेंगे मैन हैड अ डंकी, एक आदमी के पास एक गधा था। ओके, तो ये आसान सा जुमला था, कोई मुश्किल नहीं था। आगे चलते हैं और आगे है वो उस बेचारे जानवर पर बेरहमी के साथ बहुत ज्यादा बोझ लादता था। ओके, तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर असल जो जुमला है वो है वो बहुत ज्यादा बोझ लादता था। असल जुमला क्या है? वो बहुत ज़्यादा बोझ लादता था। बाकी सब सारी चीज़ें मुतालिक है बोझ से। ओके, तो हम कहेंगे वो बहुत ज़्यादा बोझ लादता था। वो आपका सब्जेक्ट है, बोझ आपका ऑब्जेक्ट है, लादना आपका फेल है, और था ये साइन ऑफ टेंस है। ओके, और उस बेचारे जानवर पर बेरहमी के साथ ये रिलेटेड टू है बोझ। ओके, तो इस जुमले को अंग्रेजी में कैसे कहेंगे? अंग्रेजी में हम कहेंगे ही वुड mercilessly load too much burden on the poor animal. ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे हमने क्या कहा, he would load too much burden। ठीक, वो बहुत ज़्यादा बोझ लादता था। तो यहाँ पर हमने would इस्तेमाल किया, क्यों? क्योंकि would को जब मैं पढ़ा रहा था तो वहाँ पर मैंने आपको ये बताया था कि would का इस्तेमाल हम कभी कभी उस वक्त भी करते हैं जब हम माजी में किसी की आदत को बतला रहे हो, यानी कोई काम मुसलसल हो रहा था उसको जब बतलाना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम उड का इस्तेमाल करते हैं। ये अलग बात है कि उड का माना गा गी गे होता है, लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा जब यानी मुसलसल कोई काम हो रहा हो था माजी में, उसको बतलाने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और शायद कि मैंने वहाँ पर आपको एक मिसाल दी थी कि शाहीन बाग की जो दादी थी, जो थी उस पूरे प्रोटेस्ट का चेहरा बनकर सामने आई थी, उनके बारे में एक न्यूज़ आई थी जिसमें कहा गया था कि वो दादी या वो बूढ़ी औरत जो शाहीन बाग में बैठा करती थी, तो वहाँ पर न्यूज़ वाले ने लिखा था हु वुड सिट। ठीक है, जो बैठा करती थी उसका नाम 100 जो टॉप 10 यानी 110 यानी 100 पर्सनालिटीज़ होते हैं पावरफुल, उनमें इसका नाम आया था। तो वहाँ पर न्यूज़ वाले ने वहाँ पर वुड इस्तेमाल किया था, ये मैंने मिसाल दी थी। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है कि किसी की आदत को बतलाने के लिए हम यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम कहेंगे ही वुड लोड
टू मच बर्डन, कि वो बहुत ज़्यादा बोझ लादता था। ओके, कहाँ पर और किस तरह से? बेरहमी के साथ, मर्सिलेसली, और उस बेचारे जानवर पर, ऑन द पुअर एनिमल। ओके, पुअर का मतलब गरीब होता है, लेकिन पुअर का मतलब बेचारा भी होता है। बहुत से लोग इसको हेल्पलेस भी कह सकते हैं, ऑन दैट हेल्पलेस एनिमल। ठीक है, अपनी जगह पे सही है, तो आप पुअर ही इस्तेमाल करें, यहाँ पर ज़्यादा अच्छा होगा। हेल्पलेस थोड़ा सा हो जाता जिसका कोई मददगार ना हो, लेकिन यहाँ पर पुअर कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ओके, तो वो उस बेचारे जानवर पर बेरहमी के साथ बहुत ज़्यादा बोझ लादता था। इसको हम अंग्रेजी में कैसे कहेंगे? अंग्रेजी में इसको हम कहेंगे He would mercilessly load too much burden on the poor animal. He would mercilessly load too much burden on the poor animal. Okay? तो ये हमारा जुमला, इसको हम इसी तरीके से कहेंगे। आगे चलते हैं और हमारा अगला हिस्सा है, और जो इनाम उस वफादार गधे को मिलता था वो था मार खाना और भूखा मरना, या भूखे मरना भी आप कह सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर है क्या? और जो इनाम उस वफादार गधे को मिलता था, एक जुमला हो गया। वो था मार खाना और भूखा होना, ये दूसरा जुमला हुआ। तो आपको हो सकता है वो था मार खाना, भूखा मरना बहुत मुश्किल लगा हो, लेकिन बहुत ही आसान जुमला, इसको हम अंग्रेजी में कहेंगे एंड द रिवॉर्ड फॉर दिस फेथफुल डंकी वाज टू बी बीटन एंड टू डाई फ्रॉम हंगर। ओके, तो यहाँ पर हम कहेंगे एंड द रिवॉर्ड, और इनाम, फॉर दिस फेथफुल डंकी, इस वफादार गधे को मिलता था। तो यहाँ पर थोड़ी सी तब्दीली मैंने कर दी है। हमने उर्दू में क्या कहा? और जो इनाम उस वफादार गधे को मिलता था, यहाँ पर हमने फेल इस्तेमाल किया है, जबकि हमने यहाँ पर कोई फेल इस्तेमाल नहीं किया। हमने क्या कहा? एंड द रिवॉर्ड फॉर दिस फेथफुल डंकी वाज। तो गोया कि यहाँ पर मिलने का माना नहीं आया है। तो ये आपकी अपनी उर्दू की ताबीर है, और अंग्रेजी की ताबीर यही अच्छी होगी। तुम कहेंगे एंड द रिवॉर्ड फॉर दिस फेथफुल डंकी। अगर आप इसका लफ्जी तर्जुमा करें तो हम कहेंगे कि इस वफादार गधे का जो इनाम था, ठीक, ये लफ्जी तर्जुमा हुआ। अगर आपने उर्दू का एतबार करते हुए आपने कर दिया एंड द रिवॉर्ड विच दिस फेथफुल डंकी गॉट, तो भी आपका सही है, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये थोड़ा सा बहुत टेढ़ा हो जा रहा है, लंबा चौड़ा हो जा रहा है कि द एंड द रिवॉर्ड विच द या विच दिस फेथफुल डंकी गॉट, ये थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है। हम शॉर्टली अंग्रेजी में कह देते हैं एंड द रिवॉर्ड फॉर दिस फेथफुल डंकी। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा और जो इनाम उस वफादार गधे को मिलता था वो था, वो क्या वाज। ये पूरा जो आपका जुमला है ना, ये पूरा सब्जेक्ट बन रहा है, और फिर ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए हमने यहाँ पर वाज कर दिया। ओके, सो मिलता था, वो था, यहाँ पर वो था के लिए डेट वाज भी आप कर सकते हैं, डेट वाज आप कर सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है क्योंकि ये पूरा आपका सब्जेक्ट बन रहा है, तो आपको फिर से डेट लाने की जरूरत नहीं है। ओके, तो हम कहेंगे एंड द रिवॉर्ड फॉर दिस फेथफुल डंकी वाज, क्या था? मार खाना, मतलब टू बी बीटन। यहाँ पर अगर आपने कर दिया बीट, टू बीट, तो इसका मतलब होगा मारना, लेकिन मार खाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? बीटन, मार खाना। ओके, तो अगर आपको कहना हो कि तुम मार खाओगे तो इसको आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे यू विल बी बीटन, गोया कि आप इसको पैसिव वॉइस में बदल देंगे। तो यहाँ पर वही है मार खाना, यानी टू बी बीटन। ठीक, और भूखे मरना या भूखा मरना, एंड टू डाई फ्रॉम हंगर। डाई का मतलब होता है मरना, फ्रॉम हंगर भूखा। कुछ लोग ऑफ इस्तेमाल करते हैं, दोनों इस्तेमाल है, फ्रॉम हंगर और ऑफ हंगर। ओके, सो एंड टू डाई फ्रॉम हंगर, और भूखा मरना। ओके गाइस, सो और जो इनाम उस वफादार गधे को मिलता था वो था मार खाना और भूखा मरना। इसको अंग्रेजी में कैसे कहेंगे? अंग्रेजी में इसको हम कहेंगे एंड द रिवॉर्ड फॉर दिस फेथफुल डंकी वाज टू बी बीटन एंड टू डाई फ्रॉम हंगर। ओके, आगे चलते हैं। हमारा पहला ग्राफ था, हमारा अगला पैराग्राफ है। एक दिन इस आदमी ने गधे पर नमक का वजनी बोझ लाद दिया। ये सारी चीजें आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। इसको हम कैसे कहेंगे? वन डे दिस मैन लोडेड अ हैवी लोड ऑफ साल्ट ऑन द डंकी। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या कहा? हमने कहा वन डे, एक दिन, उस आदमी ने, दिस मैन, यहाँ पर उस है और हमने यहाँ पर दिस कर दिया। आप डेट भी कर सकते हैं,
और यहाँ पर आप द भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने उसका है तो डेट आ जाएगा, और इसका है तो दिस आ जाएगा। आप अगर द इस्तेमाल करते हैं तो उसमें वो माना आ जाता है, ठीक है। अगर आप वन डे द मैन तो भी चलेगा, ठीक, दिस मैन भी चलेगा, डेट मैन भी चलेगा। बोझ लाद दिया, लोडेड अ हैवी लोड ऑफ साल्ट, ओके, नमक का वजनी बोझ, हैवी लोड ऑफ साल्ट, यहाँ पर लोड है, यहाँ पर भी लोड है, आप यहाँ पर बर्डन कर सकते हैं, ओके, ही लोडेड अ हैवी बर्डन ऑफ साल्ट, ओके। तो नमक का वजनी बोझ, अ हैवी लोड ऑफ साल्ट, क्या क्या लोडेड, लोड कर दिया उसने, लाद दिया कहाँ पर, गधे पर, ऑन द डंकी। तो आसान सा जुमला है, इसको अंग्रेजी में कैसे कहेंगे, अंग्रेजी में हम कहेंगे कि वन डे दिस मैन लोडेड अ हैवी लोड ऑफ साल्ट ऑन द डंकी, ओके। आगे चलते हैं और हमारा अगला जुमला है, उसकी रफ्तार उसके बेरहम मालिक को मुतमईन करने के लिए काफी तेज ना थी। ये आपका पूरा एक जुमला है, ओके। ये बहुत मुश्किल लग रहा होगा आपको, लेकिन मुश्किल कुछ भी नहीं, इसमें बहुत सिंपल सा जुमला है। उसकी रफ्तार काफी तेज ना थी, ये असल जुमला है, उसकी रफ्तार काफी तेज ना थी, किस लिए, उसके बेरहम मालिक यानी उसके बेरहम मालिक को मुतमईन करने के लिए, ठीक है। ये असल में है, उसकी रफ्तार काफी तेज ना थी, बस ये असल जुमला है। बाकी उसके बेरहम मालिक को मुतमईन करने के लिए ये आपका जो है इन्फिनिटिव में आएगा, ओके। तो हम यहाँ पर इसको कैसे कहेंगे, अंग्रेजी में इस जुमले को हम कहेंगे His pace was not fast enough to satisfy his merciless master, okay। तो यहाँ पर उसकी रफ्तार के लिए हमने क्या कहा, his pace, पेस का यहाँ पर हमने इस्तेमाल किया, यहाँ पर हमने स्पीड का इस्तेमाल नहीं किया। इसकी वजह यह है कि पेस का मतलब होता है जो आप कदम रखते हैं, ठीक है, यानी कदम से जब आप पैरों पे चलते हैं तो उसको हम पेस बोलते हैं। चूंकि गधा भी जो है पैरों पे चलता है, इसलिए हमने यहाँ पर पेस कर दिया। स्पीड भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट बेहतर है कि आप यहाँ पर पेस ही इस्तेमाल करें, ओके, यानी कदमों के बल चलना या पैरों पे चलना। तो पैरों की जो रफ्तार होती है उसको हम पेस कहते हैं, ठीक है। बाकी गाड़ी वगैरह के लिए हम जो है स्पीड ला लेते हैं, यहाँ पर भी ला सकते हैं, कोई मसला नहीं है, बट बेहतर है कि आप पेस इस्तेमाल करें, ओके। तो उसकी रफ्तार उसके बेरहम मालिक को मुतमईन करने के लिए काफ़ी तेज ना थी। हिज पेस वॉज नॉट फास्ट एनफ, काफ़ी का मतलब होगा, एनफ तेज का मतलब फास्ट, ओके। तो उसकी रफ्तार काफ़ी तेज ना थी। हिज पेस वॉज नॉट सेटिस्फाइड फास्ट एनफ, किस लिए, उसके बेरहम मालिक को मुतमईन करने के लिए, टू सेटिस्फाई हिज मर्सिलेस मास्टर, टू सेटिस्फाई हिज मर्सिलेस मास्टर, ओके। तो उसकी रफ्तार उसके बेरहम मालिक को मुतमईन करने के लिए काफ़ी तेज ना थी, इसको अंग्रेजी में कहते हुए हम कहेंगे His pace was not fast enough to satisfy his merciless master, okay? आगे चलते हैं और हमारा अगला जुमला है, जब वो एक तंग पुल को पार कर रहा था तो उसका मालिक उसके ऊपर डंडे बरसाने लगा, ओके। जब वो एक तंग पुल को पार कर रहा था, यहाँ पर एक जुमला हुआ, तो उसका मालिक, आप अगर तो को भी ला सकते हैं, ठीक है, या उसका मालिक उसके ऊपर डंडे बरसाने लगा। डंडे बरसाना बहुत मुश्किल लगा होगा आपको, लेकिन इसका मतलब ये हिट विद द स्टिक, ओके। तो इस जुमले को हम कैसे कहेंगे, इस जुमले को हम कहेंगे व्हेन ही वाज क्रॉसिंग अ नैरो ब्रिज हिज मास्टर स्टार्टेड हिटिंग हिम विद स्टिक्स, ओके। तो यहाँ पर हम कैसे कहेंगे, जब के लिए हम कहेंगे व्हेन, ठीक। वो एक तंग पुल को पार कर रहा था, ही वाज क्रॉसिंग अ नैरो ब्रिज, तंग पुल के लिए नारो ब्रिज, ओके, एक तंग पुल और नारो ब्रिज पार करना, क्रॉस। जब वो एक तंग पुल को पार कर रहा था, कैसे कहेंगे, व्हेन ही वाज क्रॉसिंग अ नारो ब्रिज, तो उसका मालिक उसके ऊपर डंडे बरसाने लगा। यहाँ पर अगर से हमने तो इस्तेमाल किया है, बट यहाँ पर कॉमा काफ़ी है, देन आपको लाने की ज़रूरत नहीं, ओके। तो क्या हुआ, उसका मालिक हिज मास्टर, मालिक का मतलब मास्टर भी होता है, मास्टर का मतलब मास्टर उस्ताद भी होता है, लेकिन ऑनर के लिए भी हम मालिक इस्तेमाल करते हैं, यानी मास्टर, ओके। आप लॉर्ड ला सकते हैं बट अच्छा नहीं होगा, ऑनर भी नहीं अच्छा होगा, मास्टर ही अच्छा होगा, ओके। तो उसका मालिक हिज मास्टर क्या करने लगा, उसके ऊपर डंडे बरसाने लगा। तो डंडे बरसाना, हिट विद स्टिक, ओके, किसके ऊपर, ऑन, यानी हिट समवन विद स्टिक का मतलब हो किसी के ऊपर डंडे बरसाना। यहाँ पर अगरचे ऑन नहीं इस्तेमाल हुआ है, ये आपकी अंग्रेजी की ताबीर है और ये आपकी उर्दू की ताबीर है, ओके। तो उसका मालिक उसके ऊपर डंडे बरसाने लगा, इसको आप कैसे कहेंगे, आप इसको कहेंगे
his master started hitting him with sticks. Okay guys, तो हमारा जुमला है जब वो एक तंग पुल को पार कर रहा था, when he was crossing a narrow bridge, तो उसका मालिक उसके ऊपर डंडे बरसाने लगा. His master started him with sticks. डंडे बरसाने ना, hit with stick. ओके, तो ये हमारा जुमला हुआ. अगला जुमला हमारा है दौड़ने की कोशिश में वो गिर पड़ा और किनारे तक लुढ़क कर पानी में जा गिरा. ओके, ये हमारा जुमला है. इसको अंग्रेजी में बहुत ही आसान है. इसमें किससे हिस्से हैं? दौड़ने की कोशिश में वो गिर पड़ा, ये हिस्सा हुआ, और किनारे तक लुढ़क कर पानी में जा गिरा, ये आपका दूसरा हिस्सा हुआ. तो इसको अंग्रेजी में अगर आप कहना चाहते हैं तो आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे while trying to run he fell and rolled to the shore and fell into the water. ओके, तो यहाँ पर आप कैसे कहेंगे? दौड़ने की कोशिश में while trying to run. दौड़ने की कोशिश में आप कैसे कहेंगे? while trying to run. अगर आप इसका लफ्जी तर्जुमा करें while trying to run, तो आप कहेंगे उर्दू में लफ्जी तौर पर कि जबकि उड़ने की कोशिश करना, जबकि उड़ने की कोशिश करना. तो ये आपकी कोई ताबीर नहीं है उर्दू में, ओके, बल्कि दौड़ने की कोशिश में. तो while trying to run. आप यहाँ भी ये भी कह सकते हो when he was trying to run, कि जब वो दौड़ने की कोशिश कर रहा था, ये आप कह सकते हैं. बट बेहतर है कि आप शॉर्ट ही में इस्तेमाल करें और आप कहें while trying to run, दौड़ने की कोशिश में वो गिर पड़ा. he fell, आप he fell को पहले भी ला सकते हैं. आप कहेंगे he fell while trying to run. आप while trying to run को पहले भी ला सकते हैं और बाद में भी. ओके, सो दौड़ने की कोशिश में वो गिर पड़ा. while trying to run he fell, और किनारे तक लुढ़क कर पानी में जा गिरा, यानी वो लुढ़का पहले फिर पानी में जा गिरा. ठीक है, तो आप पहले किनारे तक लुढ़क कर कहेंगे. ठीक है, और मैं आपको बता चुका हूँ इसका हम कैसे इस्तेमाल करेंगे. तो हम पहले कहेंगे कि वो लुढ़क गया और पानी में जा गिरा, तो इसको हम कहेंगे एंड रोल्ड टू द शोर, किनारे तक लुढ़क कर, और क्या हुआ? पानी में जा गिरा. एंड फेल इनटू द वाटर. ओके, तो फेल इनटू द वाटर ये आपका बन जाएगा पानी में जा गिरा. ओके, तो इसको दौड़ने की कोशिश में वो गिर पड़ा, इसको अंग्रेजी में हम कहेंगे while trying to run he fell, और किनारे तक लुढ़क कर पानी में जा गिरा. एंड rolled to the shore and fell into the water. ओके, तो ये हमारा जुमला हुआ. आगे चलते हैं और हमारा अगला जुमला है और एक लम्हे में उसका सारा बोझ बिल्कुल बर्बाद हो गया. ओके, तो और एक लम्हे में उसका सारा बोझ बिल्कुल बर्बाद हो गया, ये आपका एक जुमला है. तो इसको अंग्रेजी में हम कहेंगे एंड इन अ मोमेंट ऑल हिज बर्डन वाज डिस्ट्रॉयड. टोटली डिस्ट्रॉयड आप बना दिया, टोटली कर दीजिएगा. ओके, बिल्कुल बर्बाद, और कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड भी आप कर सकते हैं. तो ओके, और एक लम्हे में एंड इन अ मोमेंट, एंड इन अ मोमेंट और एक लम्हे में. ओके, क्या हुआ? उसका सारा बोझ, ऑल हिज बर्डन, या होल भी ला सकते हैं, होल हिज बर्डन बर्बाद हो गया. वॉज डिस्ट्रॉयड, यहाँ पर हमने वॉज इस्तेमाल किया क्योंकि ऑल हिज बर्डन ये आपका सिंगुलर है. ओके, यहाँ पर बिल्कुल था, तो आप यहाँ पर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं या जो है टोटली डिस्ट्रॉयड भी कर सकते हैं. ओके, तो और एक लम्हे में उसका सारा बोझ बिल्कुल बर्बाद हो गया. इसको अंग्रेजी में अगर आप कहना चाहते हैं या आपके सामने लिखा हुआ मिल जाए एग्जाम वगैरह में, तो आप इसको कैसे कहेंगे? आप इसको कहेंगे एंड इन अ मोमेंट ऑल हिज बर्डन वाज डिस्ट्रॉयड. ओके गाइस, तो यहाँ पर ये कहानी ख़त्म होती है और आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह से लोग जुल्म करते हैं एक दूसरे पर. और इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि हमें किसी के साथ भी जुल्म नहीं करना चाहिए. और जुल्म का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को मारें ही, बल्कि यानी जुल्म की तारीफ ही यही है कि किसी के यानी किसी चीज़ को उसकी जगह पे ना रख करके किसी और जगह पे रख देना. जुल्म की तारीफ ही यही कही गई है. ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो जो मालिक था इसका, वो जालिम था. इसकी वजह यह है कि वो अपने गधे पर उसकी हैसियत से या उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ लाद देता था. और जब वो गधा नहीं चल पाता था, जाहिर सी बात है अगर आप मुझ पे ही मुझसे ज़्यादा यानी मेरी ताकत से ज़्यादा बोझ डाल लेंगे तो मैं खुद भी नहीं चल पाऊंगा. तो एक तरह का जुल्म कर रहा था उसके साथ.
तो हमें किसी भी तरह से किसी पर जुल्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका नुकसान हमें उठाना पड़ेगा। गरचे ज़ाहिरी तौर पर या वक्ती तौर पर हमें कोई नुकसान नहीं हो रहा होता है, लेकिन यकीन माने कि आपको जुल्म का बदला कभी न कभी किसी भी शक्ल में मिलकर ही रहेगा। और हदीस वगैरह में भी कहा गया है कि मजलूम की बद्दुआ से बचो, क्योंकि उसकी दुआ या उसकी आवाज़ और अल्लाह के दरमियान कोई फासला नहीं, डायरेक्ट अल्लाह के पास वो चीज़ जाती है। ओके, आसमान तक चीरते हुए चली जाती है अल्लाह के पास। तो यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि हमें जुल्म से परहेज़ करना चाहिए, हमें किसी भी तरीके से जुल्म नहीं करना चाहिए। और यहीं पर आज की हमारी ये कहानी ख़त्म हुई और हमारा सबक भी ख़त्म हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और ये बहुत आसान आसान से जुमले हैं, इसलिए मैं आसान लेके आया हूँ ताकि धीरे धीरे करके आप सीखें, क्योंकि अगर मैं शुरू ही में मुश्किल देता तो फिर आपको दुश्वारी होती। और गालिबन ये जितनी भी कहानियाँ हैं ये बहुत ही आसान है। ओके, तो इन्हीं कलिमात के साथ आपसे रुखसत होते हैं। इंशाल्लाह हमारी मुलाकात अगले सबक में होगी या अगली कहानी में होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।